चल रहा था, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। यानी बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, राइट। पिछले क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड उसके टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी संरचना क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो संरचना क्या है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो अगर हम संरचना की बात करें बैक्टीरियोफेज की, ठीक है, तो देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। तो नई लाइन से लिखिए बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, अर्थात लिसिस कर देते हैं, अर्थात लिसिस कर देते हैं, अर्थात लिसिस कर देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज को देखिए, बैक्टीरियोफेज का मेन ही मैंने आपको बता दिया था जीवाणु भोजी विषाणु, यानी ऐसे वायरसेस या ऐसे विषाणु जो कि बैक्टीरिया को ईट करते हैं या किल करते हैं, ठीक है। ऐसे वायरसेस को हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। एक बात और है कि फेज यहां पर जो वर्ड आया है ये PHAGE, फेज मीन होता है वायरस, और एक होता है PHASE, फेज मीन होता है अवस्था। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अर्थात लिसिस कर देते हैं। यह है देखने में, यानी ये जो वायरस है ये दिखने में कैसा लगता है, यह देखने में टेडपोल जैसे कि टेडपोल होता है उसी की तरह ये दिखता है वायरस। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें जो नए जो कह सकते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, उनकी जो प्रिमिटिव स्टेज होती है उसमें टेडपोल बनता है। तो उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है टेडपोल की तरह, ठीक है। भेक शिशु कह सकते हैं, छोटे छोटे जो उनके चाइल्ड जो या कह सकते हैं बच्चे जो होते हैं उनको टेडपोल कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टेडपोल के समान होता है, कह सकते हैं दिखने में। टेडपोल की तरह होता है, टेडपोल की तरह होता है। तो ये दिखने में टेडपोल की तरह होता है। आगे लिखिए, इसमें एक हेड, यानी इन वायरसेस में, ठीक है, इसमें एक हेड तथा एक टेल होता है, एक टेल यानी एक पूंछ, एक सिर, एक टेल होता है। तो इसमें एक टेल होता है, एक हेड होता है। फिर लिखिए कुछ बैक्टीरियोफेज फिलामेंटस टाइप के होते हैं। तो कुछ बैक्टीरियोफेज कैसे होते हैं, फिलामेंटस टाइप के होते हैं, जिसमें कि हेड और जो उसका टेल जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कह सकते हैं, या उसको आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे ये कुछ वायरसेस और भी होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस और होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई आसानी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिलामेंटस टाइप के होते हैं जिनमें हेड एंड टेल, जिनमें हेड एंड टेल, हेड एंड टेल को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे भी फेजेस होते हैं, ऐसे भी बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि फिलामेंटस टाइप के होते हैं और इनमें हेड एंड टेल को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, इसमें अजीब सा इनका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिए, अधिकतर हेड, यानी इनका जो हेड जो रहता है, इनका जो सिर रहता है वो किस आकृति का होता है, कह सकते हैं किस शेप का होता है, किस साइज का होता है। अधिकतर हेड प्रिज्मोइड होता है। प्रिज्मोइड समझते हैं? प्रिज्मोइड का मीन होता है प्रिज्म के आकार का होता है, जैसे कि प्रिज्म होता है, प्रिज्मोइड होता है, यानी प्रिज्म के आकार का, जैसे कि प्रिज्म होता है एक तरीके का प्रिज्म आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि प्रिज्म होता है अजीब सा, उसमें इधर कह सकते हैं प्रिज्म की जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जैसे कि डायमंड आप देखते हैं, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर भी प्रिज्मोइड होता है। तो प्रिज्म के आकार का जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम प्रिज्मोइड कह देते हैं। तो इसका जो हेड जो होता है ऐसा लगता है प्रिज्म के आकार का हो, ठीक है। अधिकतर हेड प्रिज्मोइड होता है, फिर लिखे T2 बैक्टीरियोफेज, ये T2 बैक्टीरियोफेज जो है इसी का हम लोग ज्यादातर स्टडी करते हैं, ठीक है। T2 बैक्टीरियोफेज का हेड 950 into 650 एंगस्ट्रॉम, 950 into 650 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात डायमीटर वाला होता है, कह सकते हैं। 950 एंगस्ट्रॉम इसका लेंथ रहता है हेड का, ठीक है, और 650 इसका ब्रॉडनेस रहता है, चौड़ाई रहता है, कह सकते हैं डायमीटर रहता है, ठीक है। फिर लिखे हेड व टेल के बीच, हेड व टेल के बीच का भाग, यानी हेड एंड टेल के बीच का भाग क्या कहलाता है? हेड व टेल के बीच का भाग कॉलर कहलाता है, हेड व टेल के बीच का भाग कॉलर कहलाता है। फिर लिखिए टेल की लंबाई यानी लेंथ, टेल की लंबाई हेड की लंबाई के ऑलमोस्ट, टेल की लंबाई हेड की लंबाई यानी लेंथ के ऑलमोस्ट यानी लगभग, ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो हेड की जो लेंथ है वो टेल की लेंथ के लगभग बराबर रहती है, ठीक है। ये टेल की लेंथ है हेड के लेंथ के बराबर
लगभग होती है या ऑलमोस्ट होती है। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट, इसका डायमीटर किसका, हेड का, ठीक है, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट, हालांकि मैंने यहां यहीं पे लिख दिया है, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 650 एंगस्ट्रॉम, 650 एंगस्ट्रॉम होता है, 650 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हेड का जो डायमीटर जो होता है वो लगभग 650 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 650 एंगस्ट्रॉम होता है, जिस पर प्रोटीन कोट, जिस पर प्रोटीन कोट, जिस पर प्रोटीन कोट या कैप्सिड, जिस पर प्रोटीन कोट या कैप्सिड पाया जाता है, जिस पर प्रोटीन कोट या कैप्सिड पाया जाता है। देन नेक्स्ट लाइन से लिखिए, टेल के एंड की तरफ, टेल के एंड की तरफ यानी सिरे की तरफ, टेल के एंड की तरफ, एंड की तरफ एक हेक्सागोनल, एक हेक्सागोनल, हेक्सागोनल प्लेट, एक हेक्सागोनल प्लेट होती है, एक हेक्सागोनल प्लेट होती है, जिसे टेल प्लेट, जिसे टेल प्लेट, टेल प्लेट यानी पुच्छ प्लेट इसको हिंदी में कह सकते हैं, टेल प्लेट या बेसल प्लेट, या बेसल प्लेट कहते हैं, यानी आधार प्लेट, बेसल प्लेट कहते हैं। तो टेल की एंड की तरफ क्या होता है, एक हेक्सागोनल प्लेट पाई जाती है, जिस पर, जिसे क्या कहते हैं, टेल प्लेट कहते हैं, या इसको हम बेसल प्लेट भी कहते हैं, जिससे कि क्या निकलती हैं, टेल निकलती हैं, ठीक है, टेल्स पाई जाती हैं उसके अंदर। फिर लिखिए, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट, यानी इस प्लेट का कह सकते हैं, टेल प्लेट का, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 200 एंगस्ट्रॉम यानी 200 एंगस्ट्रॉम होता है, 200 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका लगभग जो डायमीटर जो होता है वो लगभग कितना रहता है, 200 एंगस्ट्रॉम रहता है। फिर लिखिए, इसकी लोअर सरफेस पर, यानी इसी बेसल प्लेट या टेल प्लेट के कह सकते हैं, इसकी निचले भाग में कह सकते हैं, इसकी लोअर सरफेस पर, इसकी लोअर सरफेस पर 6 टेल फाइबर्स, 6 टेल फाइबर्स, या इसको हम लॉन्ग टेल फाइबर्स या लॉन्ग टेल स्पिन्स भी कह सकते हैं। 6 टेल फाइबर्स जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो इसकी लोअर सरफेस पर कितनी, 6 टेल फाइबर्स जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। फिर लिखिए, प्रत्येक फाइबर की लेंथ, प्रत्येक टेल फाइबर की लेंथ यानी लंबाई, प्रत्येक टेल फाइबर की लेंथ लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम, लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम होती है,
1500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम इसमें इसकी जो टेल फाइबर, एक टेल फाइबर की लेंथ कितनी होती है? 1500 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है लगभग। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहिए अच्छी तरीके से। देन आगे लिखे, टेल फाइबर्स के, नई लाइन से लिखना, टेल फाइबर्स के दो मुख्य, टेल फाइबर ऐसे लिखिए, टेल फाइबर्स दो मुख्य कार्य करते हैं, ऐसे लिखिए, टेल फाइबर्स दो मुख्य कार्य करते हैं। टेल फाइबर्स दो मुख्य कार्य करते हैं, यानी इनका कार्य क्या है? मुख्य कार्य करते हैं। तो ये क्या कार्य करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पर नंबर 1 करके डाल लीजिए। नंबर 1, ये क्या क्या काम करते हैं टेल फाइबर्स जो हैं? तो नंबर 1 डाल के लिखिए। लिखिए, बैक्टीरिया की सरफेस से चिपकने में हेल्प करते हैं। तो लिखिए, ये बैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया पे ये अटैक करेगा ना, ये वायरस, बैक्टीरिया की सरफेस से, की सरफेस से चिपकने में हेल्प करते हैं, में हेल्प करते हैं। तो ये बैक्टीरिया की सरफेस से चिपकने में हेल्प करता है टेल फाइबर्स। ठीक है, देन दूसरा वर्ग इसका देख लेते हैं, कार्य क्या है इसका। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, इनसे, किनसे? टेल फाइबर से। लिखिए, इनसे स्रावित एंजाइम, इनसे स्रावित एंजाइम, कौन सा एंजाइम स्रावित होता है ये भी देख लीजिए, ब्रैकेट में लिख दे, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, तो यही एंजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को लिसिस करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इनसे स्रावित यानी टेल फाइबर से ही सिक्रीट होता है एक खास तरीके का एंजाइम है, कह सकते हैं लाइसोजाइम। इनसे स्रावित एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल या मेम्ब्रेन, दोनों बात करें, दोनों होंगी और क्या, सेल वॉल या मेम्ब्रेन की लिसिस में, या उसको तोड़ने में कह सकते हैं, कि लिसिस में सहायक होते हैं या सहायक होता है, सहायक होता है। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? बैक्टीरिया की सरफेस पे क्या करता है? उसको वॉल, सेल वॉल को या उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ने में हेल्प करता है, जिससे कि जो फेज का जो डीएनए है, ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अपने फेज डीएनए को बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक खास तरीके का एंजाइम ये सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये टेल फाइबर्स के दो मुख्य कार्य हो गए। ठीक है, देन आगे लिखिए, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखना, लिखिए, बैक्टीरियोफेज का हेड, बैक्टीरियोफेज का हेड 200 सब यूनिट्स, 200 सब यूनिट्स, डेट मीन कैप्सोमेयर्स, भाई कैप्सोमेयर्स ही तो होती हैं सब यूनिट्स, जो कि आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? प्रोटीन कोट बनाती हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें लगभग कितनी यूनिट्स पाई जाती हैं? कितने कैप्सोमेयर्स पाए जाते हैं? 200 कैप्सोमेयर्स पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज का हेड 200 सब यूनिट्स का बना होता है, का
बना होता है तो बैक्टीरियोफेज का जो हेड जो होता है वो 200 कैप्सोमेर यानी 200 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। फिर आगे लिखिए, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में यानी केंद्र में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके सेंटर में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक सेंट्रल कोर होता है, का एक सेंट्रल कोर होता है जो एक अलग प्रोटीन कोड से, एक अलग प्रोटीन कोड से या कैप्सिड से कह सकते हैं, प्रोटीन कोड से कवर्ड रहता है। ठीक है, तो यहां पर डबल स्ट्रैंडेड का जो सेंट्रल कोर है वो एक अलग तरीके के कोर से या कह सकते हैं प्रोटीन कोड से या कैप्सिड से कवर्ड रहता है। देन आगे लिखिए, कुछ कोलीफेज, भाई कोलीफेज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्टडी है सबसे पहले लगभग जो है इशेरिकिया कोलाई का ये अध्ययन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इशेरिकिया कोलाई यानी ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, तो इसीलिए कोलीफेज ऐसे वायरसेस को या ऐसे बैक्टीरियोफेज को कहा जाता है। लिखिए, कुछ कोलीफेज तथा 5x174 फेज मीन वायरस, 5x174 फेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो कुछ कोलीफेज तथा 5x174 फेज में सिंगल स्ट्रैंडेड क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। उसके अलावा हमने कल फिलामेंटस टाइप के कुछ बताए थे आपको, एफडी ऐसे कुछ नाम है, तो वो उसमें भी बताया था मैंने, पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को। तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड उनमें भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड। तो लगभग F2 MS2 जो फेजेस जो होते हैं उनके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो क्या लिखा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। फिर लिखे फेज का यानी बैक्टीरियोफेज, फेज का जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली अगर बात करें तो फेज का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए होता है तथा यह इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार यानी होता है। तो इसी की वजह से इन्फेक्शन फैलता है, कह सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो ये था बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। यहां पर डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का यहां पर डायग्राम देख लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो देखिए यहां पर जो हमने हेड की बात की थी, इसका डायमीटर कितना पर होता है? 650 एंगस्ट्रॉम लगभग इसका डायमीटर होता है। ठीक है, यानी इसका डायमीटर कितना होता है? लगभग 650 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसका जो लेंथ जो होता है लगभग, तो लेंथ इसका होता है 950 एंगस्ट्रॉम, इसका लेंथ रहता है। ठीक है, देन
ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर टेल कहलाता है, ये टेल वाला रीजन है। तो यहाँ से नीचे तक जितना भी हिस्सा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एक हेड रीजन होता है, दूसरा टेल रीजन होता है। तो यहाँ से लगाकर नीचे तक जितना भी हिस्सा आपको दिख रहा है, तो ये टेल रीजन कहलाता है। और टेल रीजन के अंदर लगभग 6 टेल फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये टेल फाइबर्स पाए जा रहे हैं। और इनके अंदर पिन्स भी पाई जाती हैं, पिन्स, ठीक है, कुछ पिन्स भी पाई जाती हैं। और ये जो है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर ये प्लेट दिख रही होगी आपको, तो इसको बोल देते हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट या टेल प्लेट इसको कह देते हैं, बेस प्लेट या टेल प्लेट, इसी को कहा जाता है। तो इन्हीं से टेल्स यानी फाइबर्स निकलती हैं, टेल फाइबर्स होती हैं, जिनके अलग अलग मैंने बताया कार्य बताए हैं अभी, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया की सरफेस से चिपकने में हेल्प करते हैं। ये जो आपकी ये जो टांगे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ठीक है, टेल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये जो क्या करती हैं, ये कह सकते हैं बैक्टीरिया की सरफेस से चिपकने में हेल्प करता है। देन उसके बाद में एक खास तरीके का एंजाइम भी सिक्रीट करता है, जिससे कि बैक्टीरिया की सेल की जो सेल वॉल होती है या मेम्ब्रेन जो होती है, उसको तोड़ने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो पार्ट दिख रहा है, ये शीथ कहलाता है, शीथ कह सकते हैं कहलाता है ये वाला भाग, ठीक है, जो कि प्रोटीन का ही बना होता है। ये शीथ जो होता है प्रोटीन का बना होता है। देन इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बहुत सारा पाया जाता है। अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, इसी हेड का, इस हेड के अंदर इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ये आपका हो गया डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और ये क्या है आपका कैप्सिड है, ठीक है। तो ये कैप्सिड हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया या प्रोटीन कोट हो गया, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो और एक बात और कि इसमें जो टेल फाइबर्स जो होते हैं वो लगभग कितने होते हैं, 1500 एंगस्ट्रॉम लगभग पाए जाते हैं। 1500 एंगस्ट्रॉम इनकी लेंथ रहती है, 1500 एंगस्ट्रॉम लगभग, ठीक है। और यहां पर ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये भाग कॉलर कहलाता है, ठीक है, जो कि टेल और हेड के बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, कॉलर कहलाता है। देन इसी कॉलर्स में क्या होता है, कुछ स्पाइक भी पाए जाते हैं, कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो कि इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो स्टडी किया गया है वो T2 बैक्टीरियोफेज का ही स्टडी किया गया है हमारे सिलेबस में। तो T2 बैक्टीरियोफेज का ही हम लोग ज़्यादातर अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है।